वेलकम। चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड, यानी ग्रामीण क्षेत्र, यानी कि जितना भी रूरल इंडिया का जितना भी पार्टीशन था उसके ऊपर किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूलिंग करी थी, शासन चलाया था, अपना एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया था। सबसे पहले पिक्चर दिख रही होगी आपको। उस पिक्चर में दिखाया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम द मुगल रूरल इन 1765, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो उस टाइम के क्या थे, वहाँ वायसराय कह सकते हैं, इस तरह से वो थे, या फिर जो भी ब्रिटिश कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स थे। वो उड़ीसा, बिहार और बंगाल की जो दीवानी का मतलब होता है कि जो टैक्स कलेक्ट करने का जितना भी राइट्स होता है, जो कि पहले राजा महाराजा या फिर किंग्स जो हुआ करते थे, जो फार्मर्स से एक रेवेन्यू लिया करते थे, उस रेवेन्यू को टेक ऑफ करने का जो वर्क था वो रॉबर्ट क्लाइव यानी कि कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, सबसे पहले जो हेडिंग दे रखी, कंपनी बिकम्स दीवान, यानी कि कंपनी क्या बन गई थी, दीवान बन गई थी। दीवान का काम क्या होता था, जितने भी फार्मर्स होते थे, जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह होते थे, उनसे टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता था। तो पहले ये काम जो मुगल इरा था उसमें कौन करता था, दीवान नाम का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होता था, वो करता था। वो हर खेत में जाके फार्मर्स के पास जाके, शॉपकीपर्स के पास जाकर के क्या करता था कि टैक्स कलेक्ट करता था। लेकिन जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, जब से कंपनी आई तो ये सारा राइट सब किसको दे दिया था, कंपनी को दे दिया था। सबसे पहले इसकी शुरुआत है फिर स्टार्टिंग कहाँ की गई थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। तो ऑन द 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल। तो मुग़ल बादशाह जो थे उन्होंने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटेन से यहाँ पर इंडिया में सिर्फ क्या करने के लिए आई थी, ब्रिटेन से इंडिया में सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आई थी। उसको क्या दे दी गई, क्या बना दिया था, दीवान बना दिया था। किसका दीवान बना दिया था, बंगाल का दीवान बना दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर थे उनको। ठीक है जी, ये जो घटना हुई थी, मुट्ठीभर हिंदुस्तानी और रॉबर्ट क्लाइव जो उस टाइम पे जो वायसराय था, जो भी पर्सन था वो कौन था, उसका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार जो अपने इंडियन रूलर्स थे उनसे क्या करा था, दीवानी को लिया था, दीवानी को एक्सेप्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, मोमेरेबल सच ब्रिटिश इमेजिनेशन, ये एक तरह से सपना था अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि वो ट्रेडिंग के लिए आया था। उन्होंने यहाँ का कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन पावर देखा, और जो किंग था जो उसकी रूलिंग पूरे रूट्स यानी कि जनता से जुड़ी हुई नहीं थी। पब्लिक जो थी, इंडियन पब्लिक, उससे किंग की रूट्स क्या थी, मिली हुई नहीं थी। इस कारण तो उन्होंने इस कमजोरी वीकनेस को पकड़ा और सीधा क्या कर लिया, दीवान की जो थी कंपनी की वो अपने हाथों में लेने की कोशिश करी। और जो मुगल एम्परर थे या फिर उस टाइम के जो भी एम्परर थे, उन्होंने उस चीज़ को क्या करा, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया। आज द कंपनी बिकम्स द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। तो दीवान के तौर पर कंपनी ने क्या किया, जैसे उनको दीवान के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया गया, तो उनके अंडर में जितना भी लैंड एरिया आता था, उनके अंदर जितनी भी टेरिटरीज आती थी, उस सबको दीवान के थ्रू उन्होंने अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर उनकी थिंकिंग क्या होगी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर वो इस्टेब्लिश कर सकते थे, क्योंकि उनके पास क्या था, दीवान की क्या थी, पूरी पावर थी। इस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर क्या कर सकते थे, वो मजबूत कर सकते थे या फिर उसको बढ़ा सकते थे। इसी तरह से अंग्रेजों ने फिर शुरुआत कर दी थी यहाँ से। ये क्या होगी, धीरे धीरे अपनी बढ़ती नसों को पकड़ते सीधे पूरे हिंदुस्तान में क्या करेंगे, कवर अप कर लेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। As the Diwan she wanted, over the years company also learned that had to move with some caution, bring an alien power. It's needed to pacify house those who in past that ruled the countryside. They enjoyed and ruled countryside and enjoy authority and presetting. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be eliminated. यानी कि समय के साथ कंपनी को ये चीज़ आ गई थी कि उसको हमेशा एक क्वेश्चन के साथ आगे मूव करना पड़ा। क्यों, क्योंकि कोई भी आदमी अपने पावर को जाता हुआ देख, किसी को अपने ऊपर हावी होता हुआ देख, एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंपनी ने क्या करा कि सबको धीरे धीरे हमको क्या करना, सबको साथ लेकर के उनको अपने अंडर में लेना पड़ेगा। तो बाहरी ताकत, क्योंकि वो बाहर से आए थे, अपोजिशन पावर थे, अपने इंडिया के थे, तो उन्होंने लोगों को भी शांत कर रखा। गांव देहात जल चुके थे, उसके पास ताकत का सम्मान था,
और जो लोग वहाँ पर लोकल जो लीडर्स थे उनको नियंत्रण या फिर उनको कंट्रोल में रखना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि अगर लोकल लीडर्स कंट्रोल में रहेंगे तभी तो वहाँ की लोकल जो पब्लिक है उसको कंट्रोलिंग में रह सकते। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही केयरफुली मूव ऑन कर रहे थे। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कंपनी जो थी वो दीवान बन गई थी 12 अगस्त 1765 को। रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने मुग़ल जो एम्परर थे उनसे बिहार उड़ीसा की क्या कहते हैं दीवानगी ले ली थी। उसके बाद वो बहुत केयरफुली आगे बढ़ रहे थे और उनको दीवानगी के तौर पर जो भी लैंड या रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो भी एरिया मिला था उसके ऊपर उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। रेवेन्यू फॉर द कंपनी यानी कि कंपनी की आमदनी या फिर उसकी पूरी टोटल इनकम। ठीक है, द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल शो इटसेल्फ primarily as the trader. It want to a large revenue income but it was unwilling to set up any regular system of the assessment and collection. The effort was to increase the revenue as much as it could buy fine cotton and silk cotton as cheaply as possible. Within the 5 years, the value of the goods bought by the company in Bengal doubled. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from the Britain. Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for एक्सपोर्ट। अब देखो यहाँ पर कंपनी किस तरह से अपनी इनकम को इंक्रीज़ करेगी और धीरे धीरे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर में। अब कंपनी क्या थी यहाँ पर दीवान बन गई थी, दीवान मेट हो गई, लेकिन वो अभी भी खुद को ट्रेडर ही मानती थी। ठीक है ना, ट्रेडर यानी कि जो व्यापारी होते हैं ट्रेडर के रूप में अपने को इस्टेब्लिश करती थी। ठीक है, कंपनी चाहती थी बहुत बड़ा रेवेन्यू जो वहाँ के फार्मर्स थे उनके ऊपर इस्टेब्लिश करना है फिर लगाना। ठीक है, लेकिन उसको कलेक्ट कैसे करें, क्योंकि सारा जो पावर था वो अभी भी किसके हाथ में था, मुग़ल जो एम्परर थे उनके हाथों में था। तो कंपनी चाहती थी कि इसको अपने हाथों में, कंपनी क्या चाहती थी इसको अपने हाथों में लेना। तो इसलिए कंपनी की कोशिश ने क्या करा कि उसने बहुत ही कम रेंट में राजस्व खींचने के लिए बहुत ही कम रेंट में फाइन कॉटन जो होता था, क्या होता था, फाइन जो कॉटन होता था उसको परचेज़ किया। सिल्क क्लॉथ यानी रेशम के कपड़े चीपली यानी कि बहुत सस्ते दामों उन चीज़ों को उन्होंने क्या करा था, परचेज़ किया था। और विदिन द 10 ईयर्स यानी कि 10 सालों में क्या हो गया था, 5 साल के ऊपर कंपनी के द्वारा जितनी भी थिंग्स परचेज़ की गई थी उनका जो रेट था वो पूरी तरह से क्या हो चुका था, डबल हो चुका था। यानी कि डबल हो चुका था। 1865 से पहले जो कंपनी थी वो ब्रिटेन से सिल्वर एंड गोल्ड क्या करती थी, इंपोर्ट करती थी, ताकि यहाँ से क्या कर सके, यहाँ की लोकल जो थिंग्स थी इंडिया की उनको परचेस कर सके। लेकिन अब कंपनी के पास दीवानगी आने के कारण उन्होंने इतना टैक्स लोगों के ऊपर लगा दिया और चीज़ों को इतनी चीप रेट्स पे ख़रीदा कि उनके पास जो उनकी इनकम थी वो टोटली डबल हो गई थी। यानी उनको जो भी सिल्वर से गोल्ड जो इंपोर्ट करना पड़ता था वो इंपोर्ट नहीं करते थे और यहाँ से जितना भी उनको रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसी रेवेन्यू के अकॉर्डिंग क्या करते थे, वो अपने आप को रन कर लेते थे। ठीक है, soon as clear that the Bengal economy was facing a deep crisis, artisans were destroying villages since they were being forced to sell their goods to company and low prices. Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. Ethanol production was declining and agricultural cultivation showed sign of collapse. Then in 1770, the terrible famine killed millions of people in the Bengal. About 1/3 of the population was out. अब सबसे पहले देखो बंगाल में शुरुआत हुई थी, उन्होंने शोषण या एक्सप्लोटेशन करना शुरू कर दिया। तो वहाँ का जो इकोनॉमिक कल जो कंडीशन थी वो क्या डीप क्राइसिस यानी कि बहुत गहरे संकट में या फिर बहुत बड़ी संकट जो होता है उसमें आ गए। क्योंकि वहाँ के जो लोकल जो पेशेंट्स थे, कारीगर जो थे, आर्टिशंस थे, वो क्या करते अपने विलेजेस को छोड़ के जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ के फार्मर्स एंड जो आर्टिशंस थे उन्होंने अपने द्वारा जो प्रोड्यूस की हुई या फिर मेड की हुई चीज़ों को कंपनी को बहुत चीप रेट्स के ऊपर क्या करना पड़ता था, उनको सेल करना पड़ता था। उससे क्या होता था, उनको जितना भी प्रॉफिट होता था वो बहुत ही लो रेट में होता था। कंपनी उसी को रिप्रोड्यूस करके वापस महंगे दामों में बेचना उसने शुरू कर दिया था। इससे क्या होता है, इंडिविजुअली उनको बहुत लॉस हो रहा था। इस कारण से वहाँ के जो लोकल आर्टिशंस थे, फार्मर्स थे, वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर मूव ऑन कर रहे थे, माइग्रेशन कर रहे थे, या फिर दूसरी जगह पर बढ़ने का जो सिलसिला था उन्होंने शुरू कर दिया था। और 1777 में क्या पड़ा था, एक अकाल पड़ा था, यानी कि बरसात नहीं हुई थी, अकाल पड़ा था, कोलैप्स हुआ था। तो उसके अंदर 10 मिलियंस यानी कि
कि लगभग 1 करोड़ लोगों की डेथ हो चुकी, और इस अकाल की वजह से या फिर इस टेरिबल फेमिनाइन की वजह से 1/3 जो पॉपुलेशन थी बंगाल की वाइफ हो गई, क्या हो गई थी, बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ते हैं। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर जैसे अकाल पड़ा था, पिछले पैराग्राफ में हमने रीड करा कि किस तरह से कंपनी उनको लो रेट्स के ऊपर परचेजिंग कर रही थी, अकाल पड़ गया, यानी कि बारिश नहीं हुई थी ना, रेन नहीं हुआ था, तो इस कारण से क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, आर्टिशियंस भी वर्क नहीं करेंगे, तो वो लोग छोड़ के जा रहे थे, बहुत सारे लोग क्या उनकी डेथ हो चुके थे। तो ये जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था उसमें किस तरह से इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी क्या आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, उसको किसने शुरू किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी इधर आपको अब लेफ्ट साइड में जो पिक्चर दिख रहा है वो चार्ल्स कॉर्नवालिस का है। ठीक है, कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस, यानी जिस दौर में स्थायी बंदोबस्त, ये एक प्रोसेस होती है, हम आगे समझेंगे अभी, वो शुरुआत हुई थी। उस टाइम पे भारत का या फिर इंडिया का जो गवर्नर जनरल था उसका क्या नाम था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर एक नंबर का है कि हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस, तो आंसर क्या होगा उसका, चार्ल्स कॉर्नवालिस। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इफ द इकोनॉमी वाज in runs, could the company be certain of its revenue income? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. जब कभी भी अर्थव्यवस्था पर इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, संकट में आता है, प्रॉब्लम में होता है, तो कंपनी के जो बहुत सारे ऑफिसर्स थे वो लोग क्या थिंक करने लगे, हमने अभी भी क्या करा है, दीवानगी अपने हाथ में ली और यहाँ से क्राइसिस आई, यानी कि अकाल पड़ी है, यानी कि जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। और अगर इस सिस्टम ने हमने इसको रन नहीं किया या फिर इन फार्मर्स को रोक के नहीं रखा जो कि यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, इन आर्टिशियंस को रोक के नहीं रखा जो कि यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये दीवानी अपने हाथ से चली जाएगी और हम जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर फैला रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस कारण से कंपनी ने क्या करा, यहाँ पर किस तरह से जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसको इम्प्रूव करे, उसके लिए क्या क्या काम करते हैं, रेडी करते हैं। ठीक है, हाउ वाज दिस टू बी डन? आफ्टर 2 decades of the debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. By the terms of the settlement, the Rajas and the Talukdars were recognized as zamindar. They were asked to collect rent from the issue. यानी ये काम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि संकट है, वो प्रॉब्लम जो थी वो कंपनी के सामने थी। तो 2 दशक यानी 2 डिकेड्स तक यहाँ पर इस पर क्या हुई, बहस चली। कहाँ पर चली, इंडिया में नहीं, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर इसके ऊपर क्या चली थी, बहस चली। तो कंपनी ने क्या करा, 1793 में क्या करा था, परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो इस बंदोबस्त की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसमें क्या था, यहाँ के जो किंग्स थे यानी राजास थे और तालुकदार यानी एक तरह से अपने भी तहसीलदार जो एसडीएम्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑफिसर्स हुआ करते थे जब राजा महाराजाओं का या फिर मुगल शासन चलता था। ठीक है, तालुकदारों को जब ज़मींदार जो होते थे उसके रूप में क्या दे दी थी, मान्यता दे दी थी। यानी राजाओं और जो राजा थे और जो तालुकदार थे उनको क्या बना दिया था, इन्होंने ज़मींदार के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। पहले हमने देखा 1762 के अंदर 1765 के अंदर कंपनी को दीवानगी प्राप्त की, यानी कि दीवानगी दी, यानी कंपनी को क्या बनाया था, ज़मींदार। और यहाँ पर कंपनी ने क्या करा, कुछ ही सालों में, कुछ फ्यू ईयर्स के अंदर कंपनी ने क्या कर दिया था कि राजा जो थे उसको अपने ज़मींदार के रूप में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड बाय फिक्सेशन परमानेंटली, यानी कि उन लोगों को, उन्हीं किसानों से जो रेंट जो होता है उसको कलेक्ट करने का काम कंपनी ने अब किसको दे दिया था, राजा और जो तालुकदार यानी जो ज़मींदार जो थे उनको ये चीज़ दे दी गई थी। ठीक है, फिक्स परमानेंटली दैट इज वाज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, इट वाज फेल्ट दैट दिस वुड बी इंश्योर दैट रेगुलर फ्लो ऑफ द रेवेन्यू इनटू द कंपनीज coffers and at the time of the encourage zamindar to invest in the improving the land since the revenue demand on the state would not be increased, the zamindar would benefit from the increased production from the land। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट से मतलब यह हो गया कि कंपनी ने जो भी टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फार्मर से उस रेवेन्यू को फिक्स कर दिया।
यानी कि भी किसी के पास 1 बीघा खेत है तो उसको उसका 10% जितना भी प्रोडक्शन होता है, जैसे 10 किलो या 10 केजीज पर खेत के हिसाब से उसको लेना तो वो लेके रहेगा, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो। इसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। यानी एक बार में टर्म्स एंड कंडीशन किसी फार्मर्स के साथ उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर उसने एक्सेप्ट कर ली है ना, मान ली टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसको आज ही वो चीज़ देनी पड़ेगी। इसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। यानी कि एक बार फार्मर एंड कंपनी के बीच में जो भी ट्रीटरी हो जाएगी, जो भी संधि हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी कंपनी उस फार्मर से परमानेंटली क्या करेगी, वो चीज़ लिया करेगी। यानी कि उसका चाहे प्रोडक्शन हाई हो चाहे प्रोडक्शन लो हो, कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं। कंपनी को पर ईयर क्या चाहिए, उससे फिक्स में टैक्स चाहिए था, उसी को कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। और ये सेटलमेंट कलेक्ट करने का काम किसको दिया गया था, वहाँ के जो लोकल ज़मींदार थे और राजा थे उनको। अब उन्होंने क्या करेगा, अपना सेटलमेंट तो फिक्स रख दिया, और राजा और जो ज़मींदार जो थे उनको कहा कि आप अपना पैसा उन्हीं से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक, इसलिए उत्पादन में फ़ायदे रहेंगे, यानी कि प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये उनकी थिंकिंग थी। अब इसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, परमानेंट सेटलमेंट however created a problem. Company officials soon discovered that the zamindar were in the fact investing in improving of the land. The revenue that had been fixed was so high that the zamindar found it difficult to pay. Anyone who failed to pay the revenue from lost to his zamindari, numerous zamindaris were sold off the action organized by the कंपनी। अब कंपनी ने क्या करा, जिन जिन ज़मींदारों को क्या दिया था कि टैक्स कलेक्शन करने का काम दिया था, फिक्सेशन कर दिया था, तो बहुत सारे ज़मींदार क्या थे, प्रोडक्शन नहीं हो पाने की वजह से या फिर अपने खुद के निजी लाभ के लिए क्या करते, ज़मींदारी से जितना भी पैसा या टैक्स कलेक्ट होता था उस पैसों को ज़मीन सुधारों में खर्च नहीं कर रहे थे। कंपनी ने जो राजस्व जो पैसा तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जो ज़मींदार थे, लोकल ज़मींदार, उनको भी क्या थी, परेशानी आ रही थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। ठीक, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो जैसी जो राजस्व या फिर पैसे जो इनकम जो थी उसको अगर नहीं दे पाते थे तो उनसे क्या कर दिया जाता था, उनकी ज़मींदारी छीन ली जाएगी। इस तरह से क्या हुआ, बहुत सारी जो ज़मींदारी थी, बहुत वाइडली मात्रा में या फिर बहुत सारी न्यूमरस ज़मींदारी जो थी वो क्या कर दी थी, कंपनी ने सोल्ड आउट कर दिया था। ऑक्शन यानी कि नीलामी, उनकी क्या कर दी थी, उन्होंने नीलामी का प्रावधान उनको चेंज कर दिया था। कुल मिलाकर के बात यही है कि भाई अपना एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआत में इतना कमज़ोर था कि लोग आए, दीवानी ली, खुद राजा बने। ठीक, और फिर राजा भी अपने यहाँ पर ज़मींदार बनाया और ज़मींदार से भी वापस ज़मींदारी की डबल चौकीदारी की, गुलामी की प्रथाएं चलती आ रही थी। जो भी सिस्टम चले आ रहे थे उनको हमने कभी भी चेंज करने की कोशिश नहीं की, लोगों को अपने ऊपर हावी बनने दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, आगे आप पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडिया अपने इंडिपेंडेंस को क्या करेगा, खो देगा। ठीक है, अब देखिए तो 19वीं सेंचुरी तक जो क्या थे कंडीशंस वो बहुत चेंज हो चुकी थी। ज़मींदारी जो थी उसकी इनकम में तो इम्प्रूवमेंट हुआ था, बट कंपनी को इससे क्या होता, वो प्रॉफिट नहीं होता। क्योंकि कंपनी क्या करती, कंपनी ने क्या किया था कि अपना जो कंपनी ने क्या था, जितना भी रेवेन्यू था वो क्या कर दिया था, परमानेंटली फिक्स कर दिया था। ठीक है, लेकिन कुछ जो ज़मींदार थे उनको इसमें क्या थी, इंटरेस्ट नहीं था। कुछ ज़मींदार जो थे उनको क्या था, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं था। क्यों, क्योंकि इस बंदोबस्त जो भी आया था, परमानेंट जो सेटलमेंट आया था, ये सेटलमेंट जो आया था परमानेंट सेटलमेंट, तो उन्होंने क्या किया था, उसकी जो ज़मींदारी थी उनकी, वो ज़मींदारी क्या हो गई थी, पूरी तरह से लॉस हो चुकी थी। तो उन्हें लगा कि भी हम अपनी ही ज़मीन के ऊपर टैक्स कलेक्ट करेंगे और फिर दूसरों को देंगे। इस कारण से उन्होंने अपनी ज़मीन की क्या करी थी, परवाह नहीं की थी। दूसरी तरफ क्या था, सेकेंड थिंग क्या थी दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड द विलेजेस एंड द कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। यानी कि गाँवों के किसानों को भी जो व्यवस्था थी वो बहुत दमनकारी लगी। क्यों, क्योंकि किसानों को जो रेवेन्यू देना था वो बहुत ही वाइड था, बहुत ज़्यादा था, हाई लेवल था। और एक तरह से लैंड पर जो लैंड या ज़मीन थी उनके ऊपर क्या था, उनका जो राइट्स था वो बिल्कुल सेफ नहीं था। एक तरह से आज के लिए ज़मीन को किसी चीज़ जो क्रॉप है उसको फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर ग्रो अप कर रहे हैं, आगे बड़ा करें, खेती करें एक तरह से उसके। ठीक है, खेती कर रहे हैं तो ये फिक्सेशन नहीं कि अगले साल वो खेत पर अपन बोएंगे। तो किसान क्या करता है, उसमें दिलचस्पी नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सिर्फ क्या एक ट्रीटी या फिर संधि है ना। तो एक तरह से उसके ऊपर वो किसान क्या करेगा, ध्यान नहीं देगा। ठीक है, और अपनी जो लगान जो होती थी, एक तरह से जो रेंट जो होता था उसको चुकाने के लिए मनी लेंडर जो होते थे उनसे वो लोग क्या करते थे, लोन लेते थे बड़ी मात्रा में। जब वो लोन नहीं
चुका सकते, तो उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन जो हुआ करती थी, जो उनकी अपनी थी, जिस पर भी दूसरे टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, उनसे वो टैक्स क्या कर लिया जाता था, छीन लिया जाता था। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अ न्यू सिस्टम इस डिवाइस, नई व्यवस्था के बारे में आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा, जो भी लगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।